हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिकोड इंडियन। देखिए, जिस तरीके से हमने सितंबर मंथ का जितना भी आरबीआई का सर्कुलर था उसको एक सिंगल लेक्चर में कवर किया था, उसी प्रकार से आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, अगस्त मंथ का जितना भी आरबीआई का सर्कुलर है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और बहुत ही डिटेल वे में हम चीज़ों को जानेंगे। कहीं से भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में अगस्त मंथ के आरबीआई सर्कुलर से, तो आप उसको आसानी से कर लेंगे। बस आपको करना क्या है, शुरू से लेकर के अंत तक आपको ये लेक्चर देखना है। और कहीं पे भी अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप वीडियो को फिर से पीछे ले जा करके फिर से आप उसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर फिर भी आपका जो डाउट है वो सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आप अपना डाउट बता सकते हैं, हम उसको सॉल्व करने का ज़रूर कोशिश करेंगे। इसके अलावा देखिए, जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए इस लेक्चर का और आने वाला जितना भी लेक्चर है उसका, तो टेलीग्राम चैनल बना दिया गया है, वहाँ से जा करके आपको जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उस टेलीग्राम चैनल का। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और एक एक सर्कुलर को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला सर्कुलर जो हमारे सामने है, इस सर्कुलर के माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एडिशनल सीआरआर या फिर इंक्रीमेंटल सीआरआर को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेक्शन 42 सबसेक्शन 1 में कैश रिजर्व रेशियो या सीआरआर के बारे में बताया गया है। तो अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेक्शन 42 सबसेक्शन 1 के तहत जितना भी स्केड्यूल बैंक्स है उसका जो नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज़ है, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज़ साधारण शब्दों में कहूँ तो स्केड्यूल बैंक्स का जो टोटल डिपॉजिट है, तो टोटल डिपॉजिट का उसको 4.50% आरबीआई के पास कैश रिजर्व रेशियो के तौर पे मेंटेन करके रखना होता है। अब देखिए, हुआ क्या था, आपको पता होगा कि आरबीआई ने ये डिसीजन लिया था कि जितना भी 2,000 रुपये का नोट सर्कुलेशन में है उसको सर्कुलेशन से निकाला जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है कि लोगों के पास जो 2,000 रुपये का नोट है उसको वापस लिया जाएगा। तो जब आरबीआई ने ये अनाउंस किया था और कहा था कि लोगों के पास जो भी नोट्स हैं उनको लोगों को जाकर के बैंक में या तो जमा करना होगा या तो उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, तो इससे क्या हुआ था कि बैंकिंग सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी आ गया था। तो इस लिक्विडिटी को एब्जॉर्व करने के लिए, ताकि बैंक इस पैसे का इस्तेमाल करके लोगों को लोन ना बांटने लगे, इन्वेस्टमेंट ना करने लगे, तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए आरबीआई ने कुछ डिसीजन लिया था। आरबीआई ने क्या कहा था, आरबीआई ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेक्शन 42 सब सेक्शन 1A के तहत कहा था कि जितना भी स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स है, जो भी रीजनल रूरल बैंक्स है, जो भी स्केड्यूल कोऑपरेटिव बैंक्स है, इन सबको जो ये 4.5% का कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करते हैं, उसके अलावा इन सबको और 10% का इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करके रखना होगा। अब ये 10% किसका, तो 19 मई 2023 से लेकर के 28 जुलाई 2023 तक के बीच में इन बैंकों के अंदर जो टोटल डिपॉजिट है, टोटल डिपॉजिट में जितना भी इंक्रीज हुआ है 19 मई 2023 और 28 जुलाई 2023 के बीच में, तो उस इंक्रीज्ड अमाउंट का 10% इनको कहा गया था कि आरबीआई के पास इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो के तौर पे मेंटेन करके रखना होगा। ये आरबीआई ने इस सर्कुलर के माध्यम से अनाउंस किया था। और देखिए, आरबीआई ने पहले ही बोल दिया था कि ये एक टेम्पोररी मेजर है, ये हमेशा के लिए नहीं है, ये एक टेम्पोररी मेजर है। लिक्विडिटी कंडीशन को देखते हुए ये मेजर लिया गया है और 8 सितंबर 2023 या फिर उससे पहले ये जो कदम उठाया गया है उसको रिव्यू किया जाएगा, इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो को रिव्यू किया जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई ने इसको रिव्यू भी किया है और अब इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। 3 चरण में आरबीआई के पास जितना भी इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो के तौर पे पैसा था उसको आरबीआई ने 3 चरण में रिलीज कर दिया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा पहला सर्कुलर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस सर्कुलर के माध्यम से आरबीआई ने एडिशनल सीआरआर को इंट्रोड्यूस किया था और अभी इसको डिसकंटिन्यू भी कर दिया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अपने दूसरे सर्कुलर को देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो सर्कुलर है उसका हेडिंग क्या है, फेयर लेंडिंग प्रैक्टिस पीनल चार्जेस इन लोन अकाउंट्स। अब इस सर्कुलर के माध्यम से आरबीआई ने रेगुलेटेड एंटिटीज को कहा है कि अभी वो जो पीनल इंटरेस्ट इम्पोज करते हैं
उसके जगह पे अब वो पीनल चार्ज इम्पोज करेंगे। आई नो अभी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, तो पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं, उसके बाद हम इस सर्कुलर पे आएंगे। इस सर्कुलर में बहुत सारा इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, तो अगर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होगा तो आपको ये इंस्ट्रक्शन आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए अभी होता क्या है, अभी अगर किसी व्यक्ति ने बैंक से लोन लिया है मान लीजिए, और उसको अपना लोन का रीपेमेंट कैसे करना है, मान लीजिए कि उसको हर मंथ के एंड में इंस्टॉलमेंट पे करना है बैंक को। अब किसी मंथ क्या होता है कि उस व्यक्ति के पास पैसा नहीं रहता है, या फिर कोई भी रीज़न की वजह से वो मंथ के एंड में इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाता है। तो इस केस में जो बैंक है, बैंक क्या करता है, उसने जितना इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया है, जो इंस्टॉलमेंट डिलेड है, उसके ऊपर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको पीनल इंटरेस्ट कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो पीनल इंटरेस्ट होता है, ये जो नॉर्मल एप्लीकेबल इंटरेस्ट होता है, जैसे कि उस व्यक्ति ने जो लोन लिया होगा तो वो किसी इंटरेस्ट रेट के ऊपर लिया होगा, 5%, 10%, तो उसके अलावा ये पीनल इंटरेस्ट इम्पोज किया जाता है। अब देखिए पीनल इंटरेस्ट को लेकर के रिजर्व बैंक ने बहुत सारा गाइडलाइंस इशू किया है रेगुलेटेड एंटिटीज को, कि ये इंश्योर करने के लिए कि पीनल इंटरेस्ट रीजनेबल हो और इसके बारे में बोरोवर को पता हो। और अभी के गाइडलाइंस के हिसाब से जो भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस है, जो भी बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उसके पास ये फ्रीडम है कि वो पीनल रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने हिसाब से तय कर सकता है। अब एग्जैक्टली काम कैसे करता है ये, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने बैंक से कुछ लोन लिया है 10% पर एनम इंटरेस्ट रेट के ऊपर, और इस हिसाब से उसको हर महीना 1,000 रुपये EMI पे करना है। अब लोन का जो टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके उसमें क्या कहा गया है कि अगर वो व्यक्ति टाइमली इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं करता है, तो इस केस में उसको एडिशनल 24% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि 24% पर एनम के हिसाब से है। अब जिस व्यक्ति ने लोन लिया है, जिसको हर महीने 1,000 रुपये EMI पे करना है, उसने किसी मंथ मान लीजिए कि टाइमली इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया, तो इस केस में वो 1,000 रुपीज़ तो 10% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से पे कर ही रहा है। इसके अलावा उसको 24% पर एनम के हिसाब से भी इंटरेस्ट पे करना होगा। अब ये 24% पर एनम है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि इस व्यक्ति ने एक मंथ का अपना इंस्टॉलमेंट का पेमेंट जो है वो देरी से किया, तो इस केस में अगर 24% पर एनम है तो पर मंथ का कितना होगा, 2% होगा। तो यहाँ पे वो 10% जो ऑलरेडी पे कर रहा है, उसने जो लोन लिया है उसके ऊपर, उसके अलावा उसको और यहाँ पे 2% पर मंथ के हिसाब से पे करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसने अपना इंस्टॉलमेंट का पेमेंट देरी से किया है। तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है। यहाँ पे जो एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट होता है, उसके अलावा पीनल इंटरेस्ट जो है वो बोरोवर को पे करना होता है। अब देखिए अगर हम बात करें इस पीनल इंटरेस्ट के बारे में, तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्यों लाया गया है, क्यों पीनल इंटरेस्ट को इम्पोज किया जाता है, तो इसका एक ही उद्देश्य है। इसका उद्देश्य है कि बोरोवर के अंदर क्रेडिट डिसिप्लिन को लाना, ताकि वो सेम मिस्टेक बार बार ना करे। अगर उसने एक बार टाइमली लोन का रीपेमेंट नहीं किया, तो वो दोबारा ये गलती ना करे। इस चीज़ को लाना पीनल इंटरेस्ट इम्पोज करने का उद्देश्य है। लेकिन अभी होता क्या है, अभी बैंकों के द्वारा ये जो पीनल इंटरेस्ट है उसका इस्तेमाल करके इनकम जनरेट किया जा रहा है, और इसी को देखते हुए आरबीआई ने यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन जारी किया है और रेगुलेटेड इंटिटीज़ को कहा है कि उनको अब ये इंस्ट्रक्शंस मानना पड़ेगा। तो एक एक करके अब हम इन इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं। आई होप आपको अब ये इंस्ट्रक्शंस आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि जो पीनल इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो पूरा लोन अमाउंट के ऊपर चार्ज नहीं किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने किसी एक मंथ का इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने में देरी किया है, तो सिर्फ उस मंथ का उसने जो इंस्टॉलमेंट पे करने में देरी किया है उसके ऊपर ही पीनल इंटरेस्ट इम्पोज किया जाएगा। उसके पूरा लोन अमाउंट के ऊपर पीनल इंटरेस्ट इम्पोज नहीं किया जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं एक एक करके जितना भी इंस्ट्रक्शंस जारी किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेटेड एंटिटीज़ के लिए उसको। देखिए सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन है उसमें क्या कहा गया है कि अगर कोई ऐसा केस है जहाँ पे जो बोरोवर है वो किसी भी लोन एंड टर्म्स का कंप्लायंस नहीं करता है, जिसके वजह से बैंक के द्वारा उसके ऊपर पेनल्टी इम्पोज किया जाता है, तो इस केस में इस पेनल्टी को क्या कहा जाता है, पीनल इंटरेस्ट कहा जाता है। तो अब ये पेनल्टी पीनल इंटरेस्ट के फॉर्म में इम्पोज नहीं किया जाएगा, अब ये पेनल्टी पीनल चार्ज के फॉर्म में इम्पोज किया जाएगा। इसका मतलब क्या होता है उसको समझिए। देखिए अभी तक जैसा कि हमने बात किया, अभी तक क्या होता था कि उस व्यक्ति ने जो
10% के हिसाब से 1000 रुपीज़ पर मंथ पे कर रहा था। उसके अलावा उसको जो उसका डिलेड इंस्टॉलमेंट था उसके ऊपर 2% के हिसाब से पीनल इंटरेस्ट उसको देना पड़ा था। अब देखिए अब क्या होगा, अब यहाँ पे कुछ पीनल इंटरेस्ट नहीं होगा, अब पीनल चार्ज होगा। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को किसी मंथ में 5,000 रुपया इंस्टॉलमेंट पे करना है, किसी कारणवश उसने वो इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया, तो 5,000 रुपये के ऊपर उसको एक सिंगल अमाउंट होगा, मान लीजिए 500 रुपया 600 रुपया, एक सेपरेट अमाउंट होगा और वो उसको पे करना होगा। अब जो पेनल्टी होगा वो इंटरेस्ट के फॉर्म में नहीं होगा। ये सबसे पहला इंस्ट्रक्शन जो है वो आरबीआई ने रेगुलेटेड एंटिटीज़ को दिया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक चीज़ को इंश्योर करने के लिए कहा है कि पीनल चार्जेस का कैपिटलाइजेशन नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या होता है उसको समझिए। यहाँ पे साधारण शब्दों में अगर मैं आपको कहूँ तो इसका मतलब है कि जो भी पीनल चार्ज इम्पोज किया जाएगा उसके ऊपर फिर से इंटरेस्ट नहीं लगा सकता है रेगुलेटेड एंटिटी। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने 1,00,000 रुपए का लोन लिया है और किसी मंथ उसने इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया, उसके वजह से उसको 500 रुपए का उसके ऊपर पीनल चार्ज इम्पोज कर दिया गया है। तो यहाँ पे बैंक ऐसा नहीं कर सकता है कि वो 500 रुपये को उसने 1,00,000 में ऐड कर दिया और उस पूरे कंबाइंड अमाउंट के ऊपर वो उस बोरोवर से इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, ऐसा वो नहीं कर सकता है। जो पीनल इंटरेस्ट होगा, सॉरी जो पीनल चार्ज होगा वो सेपरेट होगा और वन टाइम फीस होगा, वो फिक्स्ड होगा, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। वो फिक्स्ड अमाउंट होगा जो कि बोरोवर को पेनल्टी के तौर पे देना होगा। तो ये कहा जा रहा है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं और कौन कौन सा इंस्ट्रक्शन दिया गया उसको हम देखते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटीज़ को कहा गया है कि वो किसी भी प्रकार का एडिशनल इंटरेस्ट रेट को इंट्रोड्यूस नहीं करेगा। मतलब कि जो एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट है उसके अलावा वो किसी भी प्रकार का, जैसे कि पहले क्या होता था कि जो एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट होता था उसके अलावा वो पीनल इंटरेस्ट रेट के हिसाब से पीनल इंटरेस्ट चार्ज करता था। तो अब ये चीज़ नहीं होगा, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। इन सब के अलावा देखिए रेगुलेटेड एंटिटीज़ को कहा गया है कि उसके पास एक बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होना चाहिए पीनल चार्ज के ऊपर और जो सिमिलर चार्जेस है उसके ऊपर। साथ ही में देखिए यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटीज़ को ये भी कहा गया है कि पीनल चार्जेस का जो अमाउंट होगा वो रीजनेबल होना चाहिए और वो कमेंसरेट करना चाहिए नॉन कंप्लायंस के साथ। अब इसका मतलब क्या होता है उसको हम समझते हैं। देखिए रीजनेबल होना चाहिए और कमेंसरेट करना चाहिए नॉन कंप्लायंस के साथ। मतलब कि मान लीजिए कोई बोरोवर है, किसी बोरोवर ने कुछ छोटा सा मिस्टेक किया है, जो लोन का टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें से उसने कुछ माइनर टर्म्स एंड कंडीशन को नहीं माना है, बहुत छोटा सा टर्म्स एंड कंडीशन है उसको उसने नहीं माना है। तो इस केस में उसके ऊपर जो पीनल चार्ज इम्पोज किया जाना चाहिए उसका अमाउंट भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और अगर किसी ने बड़ा मिस्टेक किया है तो उस केस में उसके ऊपर जो पेनल्टीज का अमाउंट होगा वो भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो पीनल इंटरेस्ट का अमाउंट होगा वो रीजनेबल होना चाहिए और वो कमेंसरेट करना चाहिए नॉन कंप्लायंस के साथ। इसके अलावा देखिए यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटीज़ को कहा गया है कि वो इंडिविजुअल बोरोवर और नॉन इंडिविजुअल बोरोवर में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। नॉन इंडिविजुअल बोरोवर क्या हो गया, बिजनेसेस हो गया, कॉरपोरेट हो गया, और इंडिविजुअल बोरोवर क्या हो गया, हम और आप हो गए। तो मान लीजिए कि कोई इंडिविजुअल बोरोवर है और वहीं कोई नॉन इंडिविजुअल बोरोवर है, कोई बिजनेस है, और दोनों ने सेम ही टर्म्स एंड कंडीशन का वायलेशन किया है। अब इस केस में रेगुलेटेड एंटिटीज ऐसा नहीं कर सकता है कि कोई व्यक्ति जो इंडिविजुअल बोरोवर है वो नॉर्मल इंसान है तो उससे वो ज़्यादा उसके ऊपर ज़्यादा वो पीनल चार्ज इम्पोज कर रहा है, और जो नॉन इंडिविजुअल बोरोवर है उसके ऊपर वो कम पीनल चार्ज इम्पोज कर रहा है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। इसके बारे में भी रेगुलेटेड एंटिटीज़ को कहा गया है आरबीआई के द्वारा। इसके अलावा देखिए रेगुलेटेड एंटिटीज़ को कहा गया है कि वो अपने बोरोवर्स को पीनल चार्ज का अमाउंट और रीज़न के बारे में बताएंगे, कितना पीनल चार्ज इम्पोज किया जाएगा और किस किस रीज़न के लिए इम्पोज किया जाएगा। इसके बारे में रेगुलेटेड एंटिटीज़ को अपने कस्टमर्स को बताना पड़ेगा लोन एग्रीमेंट के अंदर। अब देखिए लोन एग्रीमेंट कोई साधारण व्यक्ति नहीं पढ़ता है, साधारण तो छोड़िए, अगर कोई हाईली एजुकेटेड व्यक्ति है वो भी लोन एग्रीमेंट को पढ़ना अवॉइड करता है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि लोन एग्रीमेंट काफ़ी ज़्यादा लेंदी होता है और इसमें बहुत टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके वजह से लोग लोन एग्रीमेंट को पढ़ना अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट आता है की फैक्ट स्टेटमेंट, KFS। अब ये क्या होता है, तो देखिए ये एक सिंपल 1 पेज लॉन्ग डॉक्यूमेंट होता है।
इसमें लोन से जुड़ा हुआ सारा इन्फॉर्मेशन रहता है, जैसे कि लोन का ईएमआई, लोन का अमाउंट, उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा, जो लोन का टेन्योर है, ये सारा की इन्फॉर्मेशन लोन से जुड़ा हुआ की फैक्ट स्टेटमेंट में रहता है। तो यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटीज़ को कहा गया है कि पीनल चार्ज का अमाउंट और रीज़न वो लोन एग्रीमेंट में भी डिस्क्लोज करेंगे, की फैक्ट स्टेटमेंट में भी डिस्क्लोज करेंगे, और रेगुलेटेड एंटिटीज़ का जो वेबसाइट होगा वहाँ पे भी वो इस जानकारी को डिस्प्ले करेंगे। किस तरीके से, तो जो इंटरेस्ट रेट एंड सर्विसेज चार्ज वाला सेगमेंट होगा वहाँ पे ये जो पीनल चार्ज का अमाउंट और रीज़न है उसको वो डिस्प्ले करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटीज़ को कहा गया है कि अगर कोई बोरोवर है जो लोन का टर्म्स एंड कंडीशन नहीं मान रहा है, तो अगर रेगुलेटेड एंटिटीज़ के द्वारा उस बोरोवर को रिमाइंडर भेजा जाता है कि आप इस टर्म्स एंड कंडीशन को नहीं मान रहे हैं, आप इसको मानिए, तो रिमाइंडर के साथ रेगुलेटेड एंटिटीज़ को बोरोवर को ये भी बताना पड़ेगा कि अगर वो इसी तरीके से किसी टर्म्स एंड कंडीशन का नॉन कंप्लायंस करता रहा तो उसके ऊपर इतना पिनल चार्ज इम्पोज कर दिया जाएगा। ये भी बोरोवर को बताना पड़ेगा रेगुलेटेड एंटिटीज़ के द्वारा। और अगर किसी केस में पिनल चार्ज इम्पोज किया जाता है तो उस केस में बोरोवर से कम्युनिकेट करना पड़ेगा और बोरोवर को रीज़न बताना पड़ेगा कि किस रीज़न के वजह से जो पिनल चार्ज है वो इम्पोज किया गया है उसके लोन अकाउंट के ऊपर। तो देखिए ये सारा इंस्ट्रक्शंस है जो कि रेगुलेटेड एंटिटीज़ को कहा गया है फॉलो करने के लिए। अब ये जितना भी इंस्ट्रक्शंस को हमने डिस्कस किया, आई होप आपको सभी इंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। देखिए ये जितना भी इंस्ट्रक्शंस है वो 1 जनवरी 2024 से लागू हो जाएगा। अब किस किस एक्ट के तहत इन इंस्ट्रक्शंस को जारी किया गया है, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 और नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 के तहत इन इंस्ट्रक्शंस को जारी किया गया है। इसके अलावा देखिए ये जो इंस्ट्रक्शंस है वो क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स होता है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स में क्या होता है, दूसरे देश के बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन सब से बोरोइंग किया जाता है, तो क्रेडिट कार्ड के ऊपर ये इंस्ट्रक्शंस लागू नहीं होगा, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स के ऊपर ये इंस्ट्रक्शंस लागू नहीं होगा। और जो ट्रेड क्रेडिट्स होता है, जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए क्रेडिट अवेल किया जाता है, उन सब के ऊपर भी ये लागू नहीं होगा। अब क्यों लागू नहीं होगा, तो इन सब के लिए सेपरेट डायरेक्शन है, इसीलिए ये इंस्ट्रक्शंस इन सब के ऊपर लागू नहीं होगा। अगर हम बात करें एप्लीकेबिलिटी के बारे में, तो देखिए ये जो इंस्ट्रक्शंस है वो जितना भी कमर्शियल बैंक्स हैं उन सभी के ऊपर एप्लीकेबल होगा, इंक्लूडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, लोकल एरियाज बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स। पेमेंट्स बैंक के ऊपर ये इंस्ट्रक्शंस लागू नहीं होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पेमेंट बैंक्स लोगों को लोन ऑफर नहीं करता है। तो जब ये लोगों को लोन ऑफर नहीं करता है तो उसका कोई बोरोवर ही नहीं है, तो इसीलिए इसके ऊपर ये इंस्ट्रक्शंस लागू नहीं होगा। इसके अलावा प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, जो भी एनबीएफसीज हैं, इंक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंस एनबीएफसीज, इनके ऊपर भी लागू होगा। और जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कि एक्सिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी, एनबीएफआईडी, इन सब के ऊपर लागू होगा। ये हो गया हमारा दूसरा सर्कुलर। आई होप आपको जितना भी पॉइंट हमने डिस्कस किया है वो समझ में आ गया होगा। और देखिए अगर आप इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, आपने इस लेक्चर को पूरा देख लिया शुरू से अंत तक और आपने इसको एक बार रिवाइज कर लिया, तो आपको आसानी से चीज़ें लंबे समय तक याद भी रहेगा। आगे बढ़ते हैं और दूसरे सर्कुलर को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो सर्कुलर है, इस सर्कुलर के माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा आईटीएफ एनबीएफसीज के लिए रिवाइज्ड गाइडलाइन को इशू किया गया है। तो रिवाइज्ड गाइडलाइंस में कौन कौन सा बात कहा गया है उसको समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आईटीएफ एनबीएफसीज होता क्या है। देखिए यहाँ पे जो ये आईडीएफ है, आईडीएफ का फुल फॉर्म क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड क्या करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का काम करता है। ये होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड। अब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड को दो तरीके से सेटअप किया जा सकता है। ट्रस्ट के तौर पे इसको सेटअप किया जा सकता है या तो इसको कंपनी के तौर पे सेटअप किया जा सकता है। जो ट्रस्ट बेस्ड आईडीएफ होता है वो रजिस्टर्ड होता है आईडीएफ म्यूचुअल फंड के तौर पे और इसको रेगुलेट किया जाता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। तो जो ट्रस्ट बेस्ड आईडीएफ होता है उसको कौन रेगुलेट करता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसको रेगुलेट करता है। वहीं जो कंपनी बेस्ड आईडीएफ होता है
वो रजिस्टर्ड होता है IDF NBFC के तौर पे, और इसको रेगुलेट किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो यहाँ पे अभी हम क्या बात करने वाले हैं, IDF NBFCs के बारे में बात करने वाले हैं, जो क्या है, कंपनी बेस्ड IDF है और जिसको रेगुलेट किया जाता है RBI के द्वारा। तो ये इन जनरल डेफिनेशन हो गया। अब हम बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से कौन सा डेफिनेशन दिया गया है IDF NBFCs के लिए। देखिए यहाँ पे RBI ने कहा है कि IDF NBFCs का मतलब है नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC, वैसा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता है और जिसको 2 कामों के लिए परमिट किया गया है। सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है कि IDF NBFC वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को रीफाइनेंस कर सकता है जो कंप्लीट हो गया है, कोई रोड है, हाईवेज है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है और वो एटलीस्ट 1 साल से काम कर रहा है और इनकम जनरेट कर रहा है, तो वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को रीफाइनेंस करने का काम कर सकता है IDF NBFC। इसके लिए RBI ने इसको परमिट किया हुआ है। इसके अलावा ये जो टोल ऑपरेट ट्रांसफर प्रोजेक्ट होता है उसको फाइनेंस कर सकता है एज अ डायरेक्ट लेंडर। अब देखिए ये टोल ऑपरेट ट्रांसफर प्रोजेक्ट क्या होता है, तो 2016 में इस प्रोजेक्ट को सरकार ने इम्प्लीमेंट किया था। इस प्रोजेक्ट के तहत सरकार क्या करता है, हमारे देश का जो हाईवेज है उसका राइट ये किसी प्राइवेट इन्वेस्टर को दे देता है। अब प्राइवेट इन्वेस्टर क्या करता है, मान लीजिए कि सरकार ने उसको किसी हाईवे का राइट दे दिया है 2-3 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो प्राइवेट इन्वेस्टर क्या करता है, 2-3 साल तक टोल कलेक्ट करता है और इन रिटर्न में वो भारत सरकार को एक लमसम अमाउंट दे देता है। अब भारत सरकार इस पैसे का इस्तेमाल करके जो फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम होता है वो करता है। तो ये होता है टोल ऑपरेट ट्रांसफर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे जो IDF NBFC है इसको 2 काम के लिए परमिट किया गया है। पहला काम तो ये है कि ये वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को रीफाइनेंस कर सकता है, नया लोन दे सकता है जो कंप्लीट हो चुका है और वो एटलीस्ट 1 साल से काम कर रहा है और इनकम भी जनरेट कर रहा है। इसके अलावा ये जो टोल ऑपरेट ट्रांसफर प्रोजेक्ट है उसको फाइनेंस करने का काम कर सकता है एज द डायरेक्ट लेंडर। तो ये होता है IDF NBFC का डेफिनेशन एज पर RBI। अब देखिए अभी जो IDF NBFCs के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इसका जो रोल है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का, तो इसके रोल को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसके लिए रिवाइज्ड गाइडलाइंस को इशू किया गया है। तो अब हम एक एक करके देखते हैं कि रिवाइज्ड गाइडलाइंस में कौन कौन सा बात कहा गया है जो कि IDF NBFCs को मानना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे IDF NBFCs को कहा गया है कि इसका NOF यानी कि नेट ओन फंड एटलीस्ट 300 करोड़ का होना चाहिए। अब ये नेट ओन फंड क्या होता है, तो देखिए नेट ओन फंड वो अमाउंट ऑफ मनी होता है जो एक्चुअल में किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी का होता है। अब ये क्या हो सकता है, अब ये वो कैपिटल हो सकता है जिसको इन्वेस्ट करके उस बिजनेस को खड़ा किया गया है, जो प्रॉफिट वो अर्न कर रहा है वो हो सकता है, और किसी भी प्रकार का फंड जिसको इस्तेमाल करके वो अपना बिजनेस को रन कर रहा होता है। तो ये सब नेट ओन्ड फंड के अंदर आता है। तो IDF NBFC का नेट ओन फंड एटलीस्ट 300 करोड़ का होना चाहिए। इसके बाद कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो इसका मिनिमम 15% का होना चाहिए, यानी कि IDF NBFC के अंदर जो रिस्क वेटेड एसेट होगा उसका एटलीस्ट 15% कैपिटल रिजर्व होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे जो CRAR मिनिमम 15% का रिक्वायरमेंट है, इसमें से भी जो टीयर 1 कैपिटल है वो मिनिमम 10% का होना चाहिए। आपको पता होगा कि टीयर 1 कैपिटल हाईएस्ट क्वालिटी कैपिटल माना जाता है किसी भी बैंक का, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो मिनिमम इसका 15% होना चाहिए और 15% में से 10% का टीयर 1 कैपिटल होना चाहिए, 10% टीयर 1 कैपिटल होना चाहिए मिनिमम। तो ये सबसे पहला रिक्वायरमेंट हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे जाहिर सा बात है कि ये क्या करता है, ये इन्वेस्टमेंट करने का काम करता है। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो इसके पास पैसा होना चाहिए, तो ये फंड रेज करता होगा। तो ये किस तरीके से फंड रेज कर सकता है उसके बारे में यहाँ पे इस सर्कुलर के अंदर बताया गया है। तो देखिए IDF NBFC को यहाँ पे कहा गया है कि ये बॉन्ड्स इशू करके फंड रेज कर सकता है। अब ये रुपीज़ में बॉन्ड्स इशू कर सकता है या डॉलर में बॉन्ड इशू कर सकता है, लेकिन इन बॉन्ड्स का मैच्योरिटी पीरियड कम से कम 5 साल होना चाहिए।
इसके अलावा देखिए अगर इनको 5 साल से कम मैच्योरिटी पीरियड वाला बॉन्ड्स इशू करना है तो वो भी ये कर सकते हैं। शॉर्टर टेन्योर बॉन्ड्स इशू करके ये फंड रेज कर सकते हैं। कमर्शियल पेपर्स इशू करके ये फंड रेज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर ये शॉर्टर टेन्योर बॉन्ड्स या कमर्शियल पेपर्स इशू करके फंड रेज कर रहे हैं तो जो इनका टोटल आउटस्टैंडिंग बोरोइंग होगा उसका 10% ही होना चाहिए। मतलब कि शॉर्टर टेन्योर बॉन्ड्स और कमर्शियल पेपर के थ्रू अगर ये फंड रेज कर रहे हैं तो वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, अप टू 10% ऑफ देयर टोटल आउटस्टैंडिंग बोरोइंग। तो एक यहाँ पे ये हो गया नियम। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि बॉन्ड रूट के अलावा आईडीएफ एनबीएफसीज फंड रेज कर सकता है लोन रूट के थ्रू। लोन रूट के थ्रू ये फंड रेज कर सकता है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के बारे में हमने ऊपर ही देखा। इसमें क्या होता है कि दूसरे देश के बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरोइंग किया जाता है। तो आईडीएफ एनबीएफसीज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के तहत लोन रूट के जरिए फंड रेज कर सकता है। हालांकि यहाँ पे इस तरीके का अगर ये फंड रेज कर रहा है तो जो लोन का टेन्योर होगा वो मिनिमम 5 साल होना चाहिए। और एक चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि अगर कोई मान लीजिए इंडियन बैंक्स है और इंडियन बैंक का फॉरेन में कोई ब्रांच है और उसके थ्रू फंड रेज किया जा रहा है, उससे लोन लिया जा रहा है, तो वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स के अंदर नहीं आएगा। अब देखिए एक्सपोजर लिमिट को लेकर के कहा गया है। तो आईडीएफ एनबीएफसीज किसी सिंगल बोरोवर को मैक्सिमम कितना लेंडिंग कर सकता है? मैक्सिमम ये अपने टीयर 1 कैपिटल का 30% एक सिंगल बोरोवर को लोन दे सकता है। और अगर ग्रुप ऑफ बोरोवर्स है, सिंगल ग्रुप ऑफ बोरोवर्स है, तो उसको ये मैक्सिमम टीयर 1 कैपिटल का 50% लोन दे सकता है। तो ये एक्सपोजर लिमिट के बारे में हमने बात कर लिया। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, पहले क्या होता था, पहले आईडीएफ एनबीएफसीज के लिए जरूरी था कि उसको कोई बैंक या फिर कोई एनबीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी स्पॉन्सर करे। ये पहले अनिवार्य था आईडीएफ एनबीएफसीज के लिए। तो अभी इस सर्कुलर में क्या किया गया है, इस सर्कुलर में कहा गया है कि अब इस रिक्वायरमेंट को खत्म किया जाता है और अब आईडीएफ एनबीएफसीज का जो शेयर होल्डर होगा उसको कैसे एग्जामाइन किया जाएगा, उसका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, इन सब चीज़ों को कैसे चेक किया जाएगा। तो जिस प्रकार से दूसरे एनबीएफसीज के शेयर होल्डर को एग्जामाइन किया जाता है इंक्लूडिंग एनबीएफसी आईएफसीज, तो उसी प्रकार से जो आईडीएफ एनबीएफसीज का शेयर होल्डर है उसको भी एग्जामाइन किया जाएगा। इन सब के अलावा देखिए पहले क्या होता था, पहले क्या था कि आईडीएफ एनबीएफसीज अगर किसी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता था तो इसके लिए इसको एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट में इंटर करना पड़ता था, एक 3 पार्टीज एग्रीमेंट में इंटर करना पड़ता था, प्राइवेट एंटिटी और जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट अथॉरिटी होता था उसके साथ। तो अब यहाँ पे ये जो ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट का रिक्वायरमेंट है उसको ऑप्शनल बना दिया गया है। तो देखिए ये सारा चीज़ गाइडलाइंस में कहा गया है, जो रिवाइज्ड गाइडलाइंस इशू किया गया है आईडीएफ एनबीएफसीज के लिए, तो ये सारा चीज़ इस गाइडलाइंस में कहा गया है। इसके अलावा देखिए ऊपर हमने क्या बात किया था कि एक होता है ट्रस्ट बेस्ड, एक होता है कंपनी बेस्ड आईडीएफ जिसको कि आईडीएफ एनबीएफसी कहा जाता है, और एक होता है ट्रस्ट बेस्ड आईडीएफ जिसको कि आईडीएफ म्यूचुअल फंड कहा जाता है। तो यहाँ पे आईडीएफ म्यूचुअल फंड को किस तरीके से स्पॉन्सर किया जाएगा उसके बारे में भी इस सर्कुलर में कहा गया है। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है कि जितना भी एनबीएफसीज है वो सब एलिजिबल है आईडीएफ म्यूचुअल फंड को स्पॉन्सर करने के लिए। हालांकि अगर कोई भी एनबीएफसी है जो आईडीएफ म्यूचुअल फंड को स्पॉन्सर करना चाहता है तो इस केस में इसको आरबीआई से प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा और कुछ कुछ कंडीशन यहाँ पे बताया गया है, इस कंडीशन पे ये खरा उतरना चाहिए। तो क्या क्या कंडीशन है, सबसे पहला कंडीशन है कि इस एनबीएफसी का नेट ओन फंड एटलीस्ट 300 करोड़ का होना चाहिए और सीआरएआर मिनिमम 15% का होना चाहिए। इसके अलावा इसका जो नेट एनपीए है वो इसके नेट एडवांस के 3% के कम होना चाहिए। जो इसका नेट एनपीए है वो 3% से कम होना चाहिए इसके नेट एडवांसेस का। इसके अलावा ये एटलीस्ट 5 साल से एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, 5 साल से इसका अस्तित्व हो। इन सब के अलावा ये लास्ट 3 ईयर से प्रॉफिट अर्न कर रहा हो और इसका परफॉर्मेंस अच्छा हो। तो अगर कोई एनबीएफसी इन सब क्राइटेरिया के ऊपर खड़ा उतरता है तो वो यहाँ पे
जो डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन है आरबीआई का, उसको अप्रोच कर सकता है अप्रूवल के लिए कि वो आईडीएफ म्यूचुअल फंड को स्पॉन्सर करना चाहता है। तो देखिए ये सारा बात इस पर्टिकुलर गाइडलाइंस में कहा गया था। आई होप आपको ये भी सर्कुलर अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अपने दूसरे सर्कुलर को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो सर्कुलर है, इस सर्कुलर के माध्यम से आरबीआई ने बैंकों को कहा कि अब वो अपने वैसे बोरोवर्स को, जिस बोरोवर ने फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के ऊपर बैंक से लोन लिया हुआ है, अब वो अपने उस बोरोवर को ऑप्शन देंगे कि वो बोरोवर चाहे तो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट से फिक्स इंटरेस्ट रेट में शिफ्ट हो सकते हैं। अब देखिए फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट का क्या मतलब होता है, तो जैसा कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है, अगर कोई व्यक्ति फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के ऊपर बैंक से लोन लेता है, तो जो इंटरेस्ट रेट है वो पूरे लोन टेन्योर के दौरान कितना बार भी चेंज हो सकता है। और जो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है उसमें क्या होता है कि पूरे लोन टेन्योर के दौरान जिस भी इंटरेस्ट रेट पे किसी व्यक्ति ने लोन लिया होगा, वो इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा पूरे लोन टेन्योर में। तो ये होता है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट और फिक्स इंटरेस्ट रेट। तो अब इस सर्कुलर के माध्यम से आरबीआई ने बैंकों को कहा है कि वो बोरोवर को ये विकल्प देंगे कि वो चाहे तो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट से शिफ्ट हो सकते हैं, स्विच कर सकते हैं फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे। तो आइए इस सर्कुलर को समझते हैं। इस सर्कुलर को समझने से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो देखिए अभी जो एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शंस है उसके हिसाब से रेगुलेटेड एंटिटीज के पास ये फ्रीडम है कि वो अलग अलग कैटेगरी का लोन चाहे तो फिक्स इंटरेस्ट रेट पे ऑफर कर सकता है या तो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के ऊपर ऑफर कर सकता है। अभी ये जितना भी रेगुलेटेड एंटिटीज है उसके पास ये फ्रीडम है। लेकिन देखिए यहाँ पे आरबीआई ने जो भी रेगुलेटेड एंटिटीज है उसको ये इंश्योर करने के लिए कहा है कि अगर वो किसी व्यक्ति को फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के ऊपर पर्सनल लोन ऑफर कर रहा है, तो इस केस में उस बोरोवर का रीपेमेंट कैपेसिटी को उसको चेक करना होगा। क्योंकि देखिए अगर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे किसी बोरोवर को लोन ऑफर किया जा रहा है, तो जाहिर सा बात है कि जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट होगा वो किससे लिंक रहता है, एक्सटर्नल बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट से लिंक होता है। जैसे कि रेपो रेट से ये लिंक होता है। अब रेपो रेट में अगर इंक्रीज होगा तो इसके द्वारा जो ईएमआई पे किया जा रहा है, जिस इंटरेस्ट रेट पे इसने बैंक से लोन लिया होगा, वो इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज हो जाएगा और इसके द्वारा जो ईएमआई पे किया जा रहा है वो अमाउंट भी इंक्रीज हो सकता है, या फिर इसका जो ईएमआई का टेन्योर है वो इंक्रीज हो सकता है। तो यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटीज को आरबीआई ने कहा है कि जब भी वो किसी बोरोवर को फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के ऊपर पर्सनल लोन ऑफर कर रहे होंगे, तो वो उस बोरोवर का रीपेमेंट कैपेसिटी चेक करेंगे कि क्या ये बोरोवर का रीपेमेंट कैपेसिटी इतना है कि अगर ईएमआई का अमाउंट बढ़ जाता है या फिर लोन का टेन्योर बढ़ जाता है तो ये रीपेमेंट कर पाएगा। इस चीज़ को आरबीआई ने रेगुलेटेड एंटिटीज को चेक करने के लिए कहा है। लेकिन देखिए अभी होता क्या है, अभी बहुत सारे कस्टमर्स की तरफ से ये शिकायत आ रहा था कि उन्होंने जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के ऊपर बैंक से पर्सनल लोन लिया हुआ है, तो बैंक वाले क्या करते हैं, बैंक वाले बिना इनसे कम्युनिकेट किए हुए, बिना इनका कंसेंट लिए हुए जो ईएमआई का अमाउंट है उसको बढ़ा देते हैं, जो लोन का टेन्योर है उसको बढ़ा देते हैं उनसे बातचीत किए बिना। और इसी समस्या को दूर करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेटेड एंटिटीज के लिए रेगुलेशन जारी किया गया और रेगुलेटेड एंटिटीज को कहा गया कि अब उनको ये सब रेगुलेशन मानना पड़ेगा। तो एक एक करके समझते हैं क्या क्या कहा जा रहा है इसमें। देखिए सबसे पहले आरबीआई ने क्या कहा है रेगुलेटेड एंटिटीज को कि जब रेगुलेटेड एंटिटीज किसी बोरोवर को लोन सैंक्शन कर रहा होगा, जब वो किसी बोरोवर को लोन दे रहा होगा, तो उस समय उसको बोरोवर को क्लियरली ये बताना पड़ेगा कि देखिए आपको जो लोन दिया जा रहा है वो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के ऊपर आप ये लोन ले रहे हैं और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट लिंक होता है बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट से। तो अगर बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आएगा तो आपका जो ईएमआई का अमाउंट है उसमें भी बदलाव हो सकता है, आपका जो लोन का टेन्योर है उसमें भी बदलाव हो सकता है, या फिर इन दोनों में बदलाव हो सकता है। ये रेगुलेटेड एंटिटीज को बोरोवर को बताना होगा जब वो लोन सैंक्शन कर रहा होगा। इसके बाद देखिए अगर किसी तरह का चेंज होता है, अगर मान लीजिए कि उस बोरोवर के द्वारा जो ईएमआई पे किया जा रहा होगा उसके अमाउंट को इंक्रीज कर दिया जाता है या फिर लोन के टेन्योर को बढ़ा दिया जाता है, तो अगर किसी भी प्रकार का ऐसा चेंज होता है तो रेगुलेटेड एंटिटीज को बोरोवर को तुरंत बताना पड़ेगा, जो भी अप्रोप्रिएट माध्यम है उसका इस्तेमाल करके। तो सबसे पहला चीज ये कहा गया है। इसके बाद देखिए क्या कहा गया है
यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटीज को कहा गया है, देखिए फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर किसी व्यक्ति को लोन दिया जा रहा है तो जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है उसको तो रीसेट किया जाता होगा। जब भी एक्सटर्नल बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट चेंज होता होगा तो जो इंटरेस्ट रेट है वो भी रीसेट होता होगा। तो यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटीज को कहा गया है कि जब इंटरेस्ट रेट को रीसेट किया जाएगा तो उस समय रेगुलेटेड एंटिटीज बोरोवर को ये विकल्प देगा कि वो चाहे तो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट से स्विच कर सकता है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट में। और इसके लिए रेगुलेटेड एंटिटीज के पास एक प्रॉपर बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होना चाहिए। और देखिए इस बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी के अंदर ये भी मेंशन होना चाहिए कि एक बोरोवर लोन टेन्योर के दौरान कितने बार इस तरीके से स्विच कर सकता है। तो ये हो गया यहाँ पे दूसरा चीज जो बोला गया है रेगुलेटेड एंटिटीज को मानने के लिए। इसके बाद देखते हैं और कौन सा रेगुलेशन कहा गया है। तो देखिए यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटीज को कहा गया है कि वो बोरोवर को ये सब विकल्प देंगे। कैसा विकल्प देंगे? तो यहाँ पे बोरोवर को विकल्प दिया जाएगा कि जब भी रेगुलेटेड एंटिटीज के द्वारा जो इंटरेस्ट रेट है उसको रीसेट किया जा रहा है तो उस समय वो बोरोवर को विकल्प देगा कि बोरोवर चाहे तो वो अपना ईएमआई का अमाउंट इंक्रीज करवा सकता है, या तो वो चाहे तो लोन का टेन्योर इंक्रीज करा सकता है, या तो वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में कोई ऑप्शन चूज कर सकता है। ये ऑप्शन बोरोवर को दिया जाएगा। इसके अलावा देखिए अगर कोई बोरोवर चाहता है कि उसका जो ड्यू डेट है उससे पहले वो अपने लोन का रीपेमेंट करना चाहता है तो ये विकल्प भी बोरोवर को दिया जाएगा। हालांकि अगर कोई बोरोवर ड्यू डेट से पहले अपने लोन का रीपेमेंट करता है तो जो भी फोरक्लोजर चार्जेस होता है, प्रीपेमेंट पेनल्टी होता है, वो उसको देना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए अगर कोई बोरोवर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट से स्विच करता है फिक्स इंटरेस्ट रेट में तो ये जो वो स्विच कर रहा है इसके लिए जो भी एप्लीकेबल चार्जेस होगा, जो भी सर्विस चार्ज होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होगा, तो इन सब के बारे में रेगुलेटेड एंटिटीज को बोरोवर को बताना पड़ेगा जो लोन सैंक्शन लेटर होगा उसमें कि अगर आप ये ऑप्शन चूज करते हैं, अगर आप फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट से स्विच करते हैं फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट में तो आपको इस तरीके से ये चार्ज पे करना होगा। इसके बारे में जो लोन सैंक्शन लेटर होता है उसमें मेंशन होना चाहिए। और आगे चल कर के अगर इन रेट्स में किसी भी प्रकार का बदलाव किया जाता है तो वो भी रेगुलेटेड एंटिटीज के द्वारा टाइम टू टाइम बोरोवर को बताना पड़ेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटीज को कहा गया है कि जब वो लोन का टेन्योर को इंक्रीज कर रहे होंगे तो उस समय वो ये बात को ध्यान रखेंगे कि नेगेटिव एमोटाइजेशन ना हो। अब इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए लोन का टेन्योर को इंक्रीज कर दिया गया तो रेगुलेटेड एंटिटीज को इस बात को इंश्योर करना पड़ेगा कि बोरोवर के द्वारा जो हर महीने ईएमआई पे किया जा रहा है तो उस ईएमआई में इंटरेस्ट का भी पैसा शामिल है। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति इंटरेस्ट पे ही नहीं कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि जो इंटरेस्ट उसके द्वारा पे नहीं किया जा रहा है वो उसका जो लोन अमाउंट होगा उसमें ऐड होते जाएगा और इस तरीके से क्या होगा ओवर द टाइम पीरियड उसका जो लोन का अमाउंट है वो बढ़ते जाएगा। तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि रेगुलेटेड एंटिटीज जब लोन के टेन्योर को इंक्रीज कर रहे हो तो वो इस बात को इंश्योर करें कि बोरोवर के द्वारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों का पैसा हर महीने दिया जा रहा है, नेगेटिव एमोटाइजेशन ना हो, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटीज को कहा गया है कि वो हर क्वार्टर के एंड में जो भी बोरोवर है उसके साथ एक स्टेटमेंट शेयर करेगा जो अप्रोप्रिएट माध्यम है, उस माध्यम से वो हर क्वार्टर के एंड में बोरोवर के साथ एक स्टेटमेंट शेयर करेगा। इस स्टेटमेंट में जितना भी उस डेट तक उस बोरोवर के द्वारा जितना भी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का पैसा चुका दिया गया होगा उसके बारे में जानकारी होगा, ईएमआई अमाउंट के बारे में जानकारी होगा, कितना नंबर ऑफ ईएमआईज लेफ्ट है उसके बारे में जानकारी होगा, एनुअलाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में जानकारी होगा। तो ये सारा जानकारी उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में मेंशन होना चाहिए, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। और देखिए ये जो स्टेटमेंट होगा ये रेगुलेटेड एंटिटीज को कहा गया ये इंश्योर करने के लिए कि ये स्टेटमेंट सिंपल होना चाहिए जो कि आसानी से बोरोवर के द्वारा समझा जा सके। तो ये सारा बात यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटीज को फॉलो करने के लिए कहा गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अब रेगुलेटेड एंटिटीज बोरोवर को ये विकल्प देगा जब रेगुलेटेड एंटिटीज जो इंटरेस्ट रेट है उसको रीसेट कर रहा होगा तब वो बोरोवर को विकल्प देगा कि वो चाहे तो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट से स्विच कर सकता है जो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है उसमें।
और देखिए ये जितना सारा भी इंस्ट्रक्शंस का हमने बात किया, ये 31 दिसंबर 2023 से लागू हो जाएगा। अगर देखें हम यहाँ पे तो कौन कौन से एक्ट के तहत इन इंस्ट्रक्शन को जारी किया गया है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 और नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 के तहत इन इंस्ट्रक्शंस को जारी किया गया है। एप्लीकेबिलिटी की अगर हम बात करें तो जितना भी स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स है उन सब के ऊपर ये इंस्ट्रक्शंस लागू होगा। रीजनल रूरल बैंक्स के ऊपर लागू होगा, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इंक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, तो इन सब के ऊपर ये जो इंस्ट्रक्शंस है वो लागू होगा। आई होप आपको ये भी सर्कुलर समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे सर्कुलर को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो सर्कुलर है, इस सर्कुलर के माध्यम से आरबीआई ने जो हमारा 2005 का एक्ट है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 2005, तो ये जो एक्ट है, इस एक्ट का एक सेक्शन है सेक्शन 12A। सेक्शन 12A के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के आरबीआई ने इस सर्कुलर को जारी किया है। तो सबसे पहले तो आपको ये एक्ट के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए इस एक्ट के बारे में, तब आपको ये समझ में आएगा। और आपको सेक्शन 12A के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए ये एक्ट क्या है, 2005 में इसको लाया गया था। इस एक्ट के तहत जो भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, यानी कि जो बायोलॉजिकल वेपन्स होता है, केमिकल वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स, मतलब कि ऐसा वेपन्स जिसका इस्तेमाल करके एक साथ बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाया जाता है, एक साथ बहुत सारे लोगों का जान जाता है, तो ये जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उससे रिलेटेड अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को ये जो पर्टिकुलर एक्ट है वो प्रतिबंध लगाता है। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड अनलॉफुल एक्टिविटीज़ जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसफ़र, इन सब एक्टिविटीज़ के ऊपर ये एक्ट प्रतिबंध लगाता है। साथ ही में देखिए ये जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जो भी बायोलॉजिकल वेपन्स है, केमिकल वेपन्स है, न्यूक्लियर वेपन्स है, तो इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है, इसका इस्तेमाल करने के लिए एक डिवाइस चाहिए होता है इसको लॉन्च करने के लिए। तो जो मीन्स ऑफ डिलीवरी होता है उससे रिलेटेड भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के ऊपर ये एक्ट प्रतिबंध लगाता है। तो ये है ये पर्टिकुलर एक्ट। आई होप आपको ये बेसिक आइडिया आ गया होगा इस एक्ट के बारे में। अब देखिए इस एक्ट का जो सेक्शन 12A है वो क्या कहता है। इस एक्ट का सेक्शन 12A कहता है, और देखिए इस एक्ट को वाइडली WMD एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो इस एक्ट का सेक्शन 12A कहता है कि ये जो 2005 का एक्ट है इसमें जितने सारे भी एक्टिविटीज़ को अनलॉफुल एक्टिविटीज़ बताया गया है उसको फाइनेंसिंग नहीं होना चाहिए, उन एक्टिविटीज़ को फाइनेंशियल सपोर्ट ना मिले, इस चीज़ को ये सेक्शन 12A इंश्योर करता है। ये फाइनेंसिंग के ऊपर प्रतिबंध लगाता है वैसे अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को। अब देखिए यहाँ पे जितना भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जो भी रेगुलेटेड एंटिटीज़ है, उन सबको कहा गया है कि वो जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में जो एंटिटीज़ हैं, इंडिविजुअल पार्टी इन्वॉल्व है, तो उसके पर्टिकुलर को वेरीफाई करेंगे कि कहीं ये डेजिग्नेटेड लिस्ट से तो मैच नहीं हो रहा है। डेजिग्नेटेड लिस्ट में जिस इंडिविजुअल्स, जिस एंटिटीज़ का नाम है जिसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है इस एक्ट के तहत, तो कहीं जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है, किसी भी रेगुलेटेड एंटिटीज़ के द्वारा कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कराया जा रहा है, तो उसका जो भी एंटिटीज़ है, जो भी इंडिविजुअल पार्टी है, कहीं उसका पर्टिकुलर्स, उसका जानकारी इस डेजिग्नेटेड लिस्ट से तो मैच नहीं हो रहा है। और देखिए अगर ऐसा होता है, मान लीजिए कि कोई एक बैंक है, वो कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट करा रहा है और वो उसमें जो भी व्यक्ति इन्वॉल्व है, जो भी इंडिविजुअल इन्वॉल्व है, उसका नाम इस डेजिग्नेटेड लिस्ट में भी है, तो इस केस में रेगुलेटेड एंटिटीज़ इस तरह के ट्रांजैक्शन को नहीं करेगा। ये यहाँ पे जो सेक्शन 12A है उसके अंदर मेंशन है। अब हम आते हैं इस सर्कुलर के ऊपर कि इस सर्कुलर में क्या कहा गया है। देखिए सबसे पहले तो इस सर्कुलर में क्या कहा गया है। इस सर्कुलर में कहा गया है कि रेगुलेटेड एंटिटीज इस बात को इंश्योर करे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 30 जनवरी 2023 को जो एक ऑर्डर इशू किया गया था, जिस ऑर्डर में ये बताया गया था कि किस तरीके से इस एक्ट के सेक्शन 12A को इम्प्लीमेंट करें। सेक्शन 12A को इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरा प्रोसीजर बताया गया था। तो यहाँ पे आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड एंटिटीज़ को कहा गया है कि वो इस प्रोसीजर को केयरफुली और एक्यूरेटली करे, इसको इंश्योर करे कि वो अच्छे तरीके से हो रहा है।
इसके अलावा देखिए रेगुलेटेड एंटिटीज़ को यहाँ पे कहा गया है कि ये डेली बेसिस पे जो यूएनएससीआर यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन 1718 सैंक्शन लिस्ट है डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल्स और एंटिटीज़ का, तो उसको वो डेली बेसिस पे इंश्योर करे, ये चेक करे कि कहीं इस लिस्ट में कोई मॉडिफिकेशन तो नहीं आया है, कहीं किसी इंडिविजुअल या एंटिटीज़ का नाम तो ऐड नहीं किया गया है, कहीं किसी का नाम डिलीट तो नहीं किया गया है, कोई दूसरा चेंजेस तो नहीं हुआ है। तो इन सब चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटीज़ को कहा गया है डेली बेसिस पे। अब देखिए ये जो पर्टिकुलर रिजोल्यूशन है उसको पास किया गया था। बेसिकली ये जो रिजोल्यूशन है ये करता क्या है, तो आपको पता होगा कि पूरी दुनिया में नॉर्थ कोरिया किस लिए फेमस है, फेमस नहीं कहूँगी, किस लिए इसको लोग सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, तो न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जो ये कंडक्ट करता है उसके लिए इसको पूरी दुनिया में क्रिटिसाइज किया जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन 1718 है, ये रिजोल्यूशन क्या करता है, नॉर्थ कोरिया के ऊपर प्रतिबंध लगाता है, इकोनॉमिकल कमर्शियल सैंक्शन ये इम्पोज करता है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है रेगुलेटेड एंटिटीज़ को कि ये जो पर्टिकुलर यूएनएससीआर 1718 सैंक्शन लिस्ट है डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल्स और एंटिटीज़ का, तो ये उसको डेली बेसिस पे वेरीफाई करे कि कहीं इसमें कोई मॉडिफिकेशन तो नहीं हुआ है इन सब चीज़ों के लिए। देखिए इसके बाद यहाँ पे आरबीआई ने 4 जुलाई 2023 को 2 सर्कुलर इशू किया था। एक सर्कुलर में आरबीआई ने ये जो यूएनएससी डेजिग्नेटेड सैंक्शन इंडिविजुअल और एंटिटीज़ का एक पूरा कंसोलिडेटेड लिस्ट है उसको आरबीआई ने जारी किया था एक सर्कुलर के माध्यम से, और इसके बाद एक और सर्कुलर को 4 जुलाई 2023 को इशू किया था। इस सर्कुलर में आरबीआई ने ये जो कंसोलिडेटेड लिस्ट जारी किया गया था उसके अमेंडमेंट को नोटिफाई किया था, उसमें जो अमेंडमेंट आया था उसको आरबीआई ने नोटिफाई किया था। अब देखिए इसी से रिलेटेड यहाँ पे ये जो अभी सर्कुलर के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ये इसी से रिलेटेड है। ये जो 2 पॉइंट हमने भी डिस्कस किया कि 4 जुलाई को आरबीआई ने 2 सर्कुलर इशू किया था, एक में उसने कंसोलिडेटेड लिस्ट जारी किया था और दूसरे में उसने इस लिस्ट में अमेंडमेंट को नोटिफाई किया था। तो यहाँ पे इस सर्कुलर के माध्यम से ये कहा जा रहा है, ऊपर जैसे कि हमने बात किया था कि 30 जनवरी 2023 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक ऑर्डर इशू किया गया था जिसमें बताया गया था कि किस तरीके से सेक्शन 12A को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे उस ऑर्डर के अंदर डेजिग्नेटेड लिस्ट भी था, तो क्योंकि यहाँ पे 4 जुलाई को जो डेजिग्नेटेड लिस्ट है उसमें अमेंडमेंट को नोटिफाई किया गया है तो इसका प्रभाव तो उसमें भी पड़ेगा। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्योंकि 4 जुलाई को जो कंसोलिडेटेड लिस्ट था उसमें अमेंडमेंट को नोटिफाई किया गया है तो उसका प्रभाव जो 30 जनवरी 2023 वाला ऑर्डर था उसके ऊपर भी पड़ता है, उसको भी यहाँ पे अमेंड किया जाता है। ये इस पूरे सर्कुलर में कहा जा रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अपने दूसरे सर्कुलर को देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारे पास सर्कुलर है, इस सर्कुलर के माध्यम से आरबीआई ने ऑफलाइन मोड में जो स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट होता है, जो छोटा अमाउंट का ट्रांजैक्शन किया जाता है ऑफलाइन मोड में, तो उसके ट्रांजैक्शन लिमिट को आरबीआई ने बढ़ा दिया है। जैसे कि जो यूपीआई लाइट वॉलेट होता है, यूपीआई लाइट वॉलेट से आप अगर आप कोई ऐसा जगह में है जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत कमज़ोर है या फिर वहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल ही नहीं है, तो उस जगह पे आप यूपीआई लाइट वॉलेट का इस्तेमाल करके जो स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट है वो कर सकते हैं। तो पहले क्या था कि आप मैक्सिमम एक बार में 200 रुपये तक का ही ट्रांजैक्शन कर सकते थे। तो यहाँ पे आरबीआई ने अब क्या किया है, आरबीआई ने यहाँ पे इस लिमिट को बढ़ा दिया है। आरबीआई ने यहाँ पे इस लिमिट को बढ़ा करके 500 रुपये कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे द अपर लिमिट ऑफ एन ऑफलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन इज इंक्रीज टू ₹500। तो अब इसको इतना बढ़ा दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर डायरेक्टिव है वो किस एक्ट के तहत जारी किया गया है, तो ये डायरेक्टिव पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत जारी किया गया है। आई होप आपको ये भी सर्कुलर अच्छे से समझ में आ गया होगा और जितना भी सर्कुलर हमने डिस्कस किया है वो सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आप हमें बता सकते हैं और हम उसको सॉल्व करने का ज़रूर कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।